सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोग बढ़िया होंगे, है ना। सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। 8 सितंबर आने वाला है नज़दीक, ठीक है। आपका यूकेएम 2024 आ रहा है नज़दीक। तो बेसिकली काफ़ी लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है अपनी, ठीक है। यूकेएम 2024 को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी। बट हाँ, कुछ लोगों के कुछ टॉपिक्स वीक रह गए होंगे, डेफिनेटली कुछ लोगों के कुछ टॉपिक्स वीक रह गए होंगे। दैट्स वाई क्विक रिविजन सीरीज़ हम लेके आए हैं नंबर थ्योरी की। और इस क्विक रिविजन सीरीज़ में क्या होगा, वो सारे टॉपिक्स जो नंबर थ्योरी में आपको पढ़ने चाहिए वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों को क्या करना है, वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और फिर उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो नंबर थ्योरी में आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है ना, जो जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलता है, वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो होप सो आप तैयारी होंगे। चलिए, तो पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाइए, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हम बेसिकली पूरा जीरो से एक एक चीज़ को डिस्कस बहुत बारीकी से करते हुए चलेंगे, ठीक है। एंड फटाफट इसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो नंबर थ्योरी क्विक रिवीजन में सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए, दिस इज डिविजिबिलिटी, है ना। तो यार डिविजिबिलिटी में आपको क्या समझने की ज़रूरत है, आपको जो मेन चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर x डिवाइड करता है y को, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x, फिर ये साइन और ये y, है ना। x डिवाइड्स y, ठीक है। और अगर x डज नॉट डिवाइड्स y, है ना, डज नॉट डिवाइड्स y, अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को लिखेंगे x डज नॉट, यानी यहाँ पे डिवाइड वाले सिंबल को कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है x डज नॉट डिवाइड्स y को, ठीक है। अभी क्या है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए, है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल सर हमें आने चाहिए, तो यार 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए ना। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट से बनने वाला नंबर 2 से डिविजिबल होगा, है ना। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल होगा, राइट। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल होगा, राइट। अगर मैं बात करूँ 3 से डिविजिबिलिटी की, तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके डिजिट्स का सम, है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 9 से डिविजिबल कोई भी नंबर कब होगा, जब उस नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर बात करें 5 से डिविजिबिलिटी की, तो 5 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उस नंबर के लास्ट डिजिट से बनने वाला नंबर 5 से डिविजिबल हो, तो नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 25 की, जो कि 5 का स्क्वायर है, तो 25 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, जब उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 25 से डिविजिबल होगा, तो नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा, राइट। अगर मैं बात करूं 125 से डिविजिबिलिटी की, तो कोई भी नंबर 125 से कब डिविजिबल होगा, जब उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर भी 125 से डिविजिबल हो, ठीक है। सो ऑन। अगर मैं बात करूं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है सर, है ना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई भी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, आप उस डिजिट्स में, है ना, मार्किंग कर लीजिए, राइट से या लेफ्ट से आपकी चॉइस है ना, मार्किंग कर लीजिए 1 2 3 4 से लेके जितने भी उसमें डिजिट्स हैं। जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं उनको अलग से ऐड करिए, जो इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं उनको अलग से ऐड करिए, उनके डिफरेंस निकालिए, है ना। ऑड प्लेसेस पे आने वाली डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस पे आने वाली डिजिट का सम, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होता है, अगर नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी के बारे में सोच रहा है, तो आपको क्या करना होता है, आपको उस नंबर में 1001 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, या 1001 से वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। यानी हम 7, 11 और 13 में से अगर किसी एक या एक से ज़्यादा, है ना, 7 या 11 दोनों का मिला के, या 11 13 का मिला के, या 7 और 13 से मिला के अगर कोई नंबर की डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो हम उसे 1001 से सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1001 जो होता है अपना, वो किसके बराबर होता है, 7 × 11 × 13 के बराबर होता है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई नंबर में 7 और 11 और 13 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ बातें हुई हैं, तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी अगर डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ पे बात करूँ, तो अगर कोई नंबर ए डिवाइड करता है बी को, ए और बी डिवाइड करता है सी को, तो ए भी डिवाइड करेगा सी को, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड करेगा उन दोनों के सम को भी, उन दोनों के डिफरेंस को भी, ठीक है ना। अगर मान लो ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है बी और सी के सम को, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा ना, ये फॉर श्योर बातें हैं। अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है बी माइनस सी को, तो ए डिवाइड करेगा सी को भी, है ना। ये दोनों बहुत बेसिक बातें हैं। अब अगर अगली बात करूं, तो ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ये इंप्लाई करता है कि ए डिवाइड करेगा बी और सी के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को, जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने इंटीजर्स का यूज करके बनाया हो, ठीक है। और
अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है बी डिवाइड करता है ए को, है ना, तो उस सिचुएशन में ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हो सकता है पोलैरिटी डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हो सकता है दोनों बराबर भी हो। अगली बात है कि अगर ए डिवाइड करता है साहब बी को, तो या तो बी का वैल्यू 0 होगा या फिर मॉड ऑफ बी जो मॉड ऑफ ए जो होगा वो मॉड ऑफ बी से लेसर इक्वल होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है कि ए डिवाइड करता है अगर बी को, तो ए डिवाइड करेगा बी और सी के प्रोडक्ट को भी, है ना, यानी ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो बी के किसी भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, राइट, है ना। यहाँ पे सी को एक इंटीजर होना चाहिए। अगर अगली बात करूँ, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो मैं अगर ए में और बी में दोनों में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम टाइम्स ए जो होगा वो एम टाइम्स बी को डिवाइड करेगा, फॉर श्योर करेगा। ठीक है, अगर अगली बात करें, ठीक है, तो अगली बात में सबसे पहला पॉइंट है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बीच बीच में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो आपको याद रखने होते हैं। ठीक है ना, कई बार ये डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन में यूज आ जाते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहला पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, ना। आर लगातार नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। जैसे 5 × 6 × 7 × 8, है ना, ये 4 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो ये हमेशा 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं, है ना, ऐसा आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं कि 5 लगातार कोई भी नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 5 फैक्टोरियल से हमेशा डिविजिबल होगा ना। ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट, वेरी अल्टीमेट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर x की पावर 2n+1 प्लस y की पावर 2n+1 ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा हुआ है तो उसका एक फैक्टर हमेशा x + y होता है, यानी x + y ऑलवेज डिवाइड्स x की पावर 2n+1 प्लस y की पावर 2n+1, है ना। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर? जैसे क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट, है ना, क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट कोई भी एक XYZ नंबर जैसे 17 की पावर 163 प्लस 19 की पावर 163, है ना, इज डिविजिबल बाय 36, है ना। तो आप इसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो। आपको पता है कि ये ऑड पावर, यहाँ पे भी ऑड पावर, तो इसका एक फैक्टर 17 + 19 होगा ही होगा, है ना। ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट, है ना। और अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x⁴n - y⁴n, है ना। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका एक फैक्टर हमेशा x - y आएगा, यानी यू कैन से दैट कि x - y हमेशा इसका एक फैक्टर है, यानी x - y हमेशा इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये चीज़ें कभी कभी, है ना, कुछ क्वेश्चन में, है ना, कुछ क्वेश्चन के फाइनल स्टेप्स में कई बार अप्लाई हो जाती हैं और हमारे को बहुत अच्छे से आंसर मिल जाता है, राइट। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अमेजिंग टॉपिक, है ना, प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम्स क्या होते हैं अपने आप में, है ना, प्राइम्स क्या होते हैं? तो यार देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनका 1 और इटसेल्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो जिन नंबर्स के, वो एग्जैक्टली 2 फैक्टर भी कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ, दोनों अलग अलग होने चाहिए। 1 और इटसेल्फ बराबर नहीं होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ अलग अलग होने चाहिए। तो 1 और इटसेल्फ 2 फैक्टर अगर किसी नंबर के हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो नंबर जो है वो अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की क्या क्या खास बात होती है? अगर प्राइम नंबर कोई p अगर डिवाइड कर रहा है a और b के प्रोडक्ट को, तो या तो p डिवाइड करता है a को, या फिर डिवाइड करता है b को, या फिर हो सकता है दोनों को भी डिवाइड करता हो, है ना, ठीक है। और अगर p डिवाइड कर रहा है a⁴n को, है ना, p अगर डिवाइड कर रहा है a⁴n को, तो इसका मतलब p डिवाइड करता है a को भी, है ना, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का किसी भी नंबर की किसी भी पावर में अगर डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब उस नंबर की उस पावर के प्राइम फैक्टराइजेशन में बेसिकली प्राइम नंबर p अवेलेबल है एज अ प्राइम, है ना। a की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में p अवेलेबल है, इसीलिए p उसको डिवाइड कर रहा है, राइट। अगर आपसे कोई बोलेगा कि यार 5 सर 120 को डिवाइड करता है क्या, तो भाई 5 120 को डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि 120 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें एज अ प्राइम नंबर आपको 5 मिलेगा, ठीक है ना। 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एज अ प्राइम आपको 5 मिलेगा, दैट्स वाई आप क्या बोल सकते हो कि 5 डिवाइड्स 120, राइट। वैसे ही अगर p डिवाइड कर रहा है a⁴n को, तो डेफिनेटली a⁴n के प्राइम फैक्टराइजेशन में एज अ प्राइम p अवेलेबल होगा। और अगर a⁴n के प्राइम फैक्टराइजेशन में p अवेलेबल है तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी p एज अ प्राइम अवेलेबल होगा। इसका मतलब p डिवाइड करेगा a को भी, और फिर दोनों साइड पावर n रेस कर दोगे अगर आप, तो p⁴n डिवाइड करेगा a⁴n को, ठीक है। अगली बात, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, है ना, जो IMO लेवल के क्वेश्चंस में कई बार यूज आ जाता है कि n अगर 1 से बड़ा है कोई भी एक नंबर, तो देयर इज एटलीस्ट 1 प्राइम p, है ना। एक प्राइम ऐसा जरूर होगा जो n और 2n के बीच में लाई करेगा, है ना, ठीक है। 1 से बड़ा n का कोई भी वैल्यू ले लो आप, है ना। एंड अ स्लाइट जनरलाइजेशन है, n का वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा आप लेते हो तो कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 प्राइम, एक प्राइम तो कम से कम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा n का वैल्यू और 2 टाइम्स n - 2 का जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में, है ना।
n और 2 टाइम्स n-2 के बीच में एक प्राइम एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर n का वैल्यू आप 3 से ज़्यादा ले रहे हो, है ना। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक आता है कॉम्पोजिट नंबर, राइट, है ना। कॉम्पोजिट नंबर में जनरली क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है कि यार इस नंबर को कॉम्पोजिट प्रूव कर दो ना। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आया है तो हम उस एक्सप्रेशन को, क्योंकि हमें पता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर वो होगा जिसमें, है ना, विच इज़ नॉट प्राइम, राइट, है ना। प्राइम नंबर में तो क्या होगा, दो ही फैक्टर पॉसिबल है, वन और इटसेल्फ, है ना, इटसेल्फ प्राइम होता है ना। तो उसको हम प्राइम नंबर को फैक्टराइज करके दिखाते हैं कि इसके यार दो जो पार्ट्स आ रहे हैं ना, उन पार्ट्स में से एक पार्ट हमेशा वन हो जा रहा है, वो एक पार्ट जब जब वन हो रहा है तब तब जो दूसरा वाला पार्ट है जो जो वैल्यू ले रहा है वो प्राइम नंबर है, दैट्स वाई एक्सप्रेशन प्राइम नंबर है, ऐसा हम दिखाते हैं। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर का क्वेश्चन आता है, बोलता है कि प्रूव दैट फॉर दिस वैल्यू या फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना होगा ना। फैक्टराइज करने के बाद में हमें जो भी फैक्टर्स मिलेंगे ना, जो भी फैक्टर मिलेंगे ना, उन फैक्टर्स को हमें क्या करना होता है, उन फैक्टर्स को हमें ग्रेटर देन 1 दिखा देना होता है कि पहला वाला फैक्टर भी 1 से बड़ा, दूसरा वाला भी 1 से बड़ा, तीसरा वाला भी 1 से बड़ा। जब दो या उससे ज़्यादा नंबर्स जो कि 1 से बड़े हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। 1 से बड़े दो नंबर सोचो, है ना, उनको मल्टीप्लाई करो, क्या लगता है प्राइम नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। 1 से 2 बड़े नेचुरल नंबर सोचने हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली कॉम्पोजिट नंबर के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं एग्जाम में। अगर बात करें तो अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक है सोफी जर्मन आइडेंटिटी, जो आप जानते हैं a⁴ प्लस 4b⁴ होता है। ये टॉपिक जो है, इस ये जो आपका सोफी जर्मन आइडेंटिटी ना, इसको हम ब्रेक करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है। और ये जो अपना बना है इसका फैक्टराइज फॉर्म, है ना। ये फैक्टराइज फॉर्म कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन ऐसा देता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया n⁴ प्लस में 324, है ना, कोई भी एक नंबर दे दिया कि यार ये जो नंबर है ये हमें बताना है कि n की कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे सोफी जर्मन आइडेंटिटी से। इसके जो भी दो फैक्टर बनेंगे उन दो फैक्टर्स में देखेंगे कि क्या कोई ऐसी हमारे पास n की वैल्यू है जिसको रखने पर ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये प्राइम नंबर हो जाए। तो फिर आपको पता चलेगा यार ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ वैल्यूज 0 हो जाएंगी। अगर कोई ऐसी एक दो वैल्यू आ रही है तो वो एक दो वैल्यू जो भी आएंगी वो क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। बट आजकल क्या है ना, इतने आसान क्वेश्चन आ नहीं रहे, थोड़े से टफ हो जा रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, है ना। सर ये क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इज सिंपल कि कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 120 है ना, तो आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो फैक्टराइजेशन जो होता है उसमें जो जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना, प्राइम नंबर्स की जो जो पावर्स आ रही है, ये सब यूनिक होता है ना। जैसे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर आप, है ना, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्या आया, मतलब आप इस 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही सकते हो यार, है ना, बहुत सिंपल है। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो आपको 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 मिलेगी। और अभी जो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है उसमें जो जो प्राइम नंबर आए हैं, जो जो उनकी पावर्स आई हैं, ये चीज़ आज के 10 साल बाद भी आप अगर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो वही सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, या एवरी कॉम्पोजिट नंबर हैज़ इट्स ओन यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट, है ना। और ये चीज़ यूनिक है अनटिल अनलेस आप इसका ऑर्डर चेंज करके बोल दो कि सर मेरा डिफरेंट आ गया ना। तो बेसिकली किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आने वाले प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट यूनिक होता है, ठीक है, अनटिल अनलेस आप उसका ऑर्डर चेंज ना कर दें, राइट। तो ये बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। इसका थोड़ा सा नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि जीसीडी और प्राइम नंबर, जीसीडी और एलसीएम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है परफेक्ट पावर, ना, ये कुछ देखने को मिला कभी कभी, है ना, बीच बीच में, है ना, साल 2 साल के अंदर अंदर कभी कभी किसी न किसी ओलंपियाड में एक क्वेश्चन परफेक्ट पावर का आ ही जा रहा है ना। जो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ का, उसमें परफेक्ट पावर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलता है कि यार ये जो है एक्सप्रेशन जो है ये 2 की परफेक्ट पावर है ना, तो इस एक्सप्रेशन में जो n मिसिंग है उस n की वैल्यू बताओ, कौन कौन सी n की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए परफेक्ट पावर बन सकता है। तो यार देखो परफेक्ट पावर होता क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर n, है ना, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर n होता है वो एक परफेक्ट पावर होता है इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर m एंड k सच दैट k जो है वो 2 या उससे बड़ा हो, सच दैट n को हम m की पावर k लिख सके, है ना। अगर हम n नेचुरल नंबर को m की पावर k की फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं जहाँ पर m और k दोनों इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और k जो है वो 2 या उससे बड़ा है, तो हम बोलते हैं कि n एक परफेक्ट kth पावर है, ठीक है। अच्छा,
अब परफेक्ट सेकंड पावर्स जो है ना उनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं ना। परफेक्ट सेकंड पावर्स जो होती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। परफेक्ट थर्ड पावर्स जो होती हैं उनको परफेक्ट क्यूब्स बोला जाता है ना। और परफेक्ट फोर्थ पावर को परफेक्ट फोर्थ पावर ही बोलते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नाम है ना मैंने नहीं दिया है ना, मेरे को मतलब वो वेल नॉन चीज़ें नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब तक चीज़ें पता है, उसके आगे की जो चीज़ें हैं उनको परफेक्ट फोर्थ पावर, परफेक्ट फिफ्थ पावर, परफेक्ट सिक्स पावर, परफेक्ट सेवन पावर एंड सो ऑन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल रहेगा। हमें जब भी बोला जाएगा कि एक परफेक्ट पावर ऑफ 2 बनेगा या परफेक्ट पावर ऑफ 4 बनेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम मॉड्यूलो 2, मॉड्यूलो 4, मॉड्यूलो 8, अगर परफेक्ट पावर 2 बोला है तो उसका एप्लीकेशन यूज़ करें थोड़ा, है ना। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल देखें, थोड़ा सा ऑड इवन में खेलें, थोड़ा सा उसमें चर्चा करें कि कैसे वो, है ना, एन की कौन कौन सी मिनिमम बेयर मिनिमम कौन सी वैल्यू है जो हम पहले कोई क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एन की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि यार ये कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। जब एक वैल्यू आती है फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर उसको जनरलाइज करने की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि यार कौन कौन सी एन की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं जिनके लिए ये जनरलाइज हो सकता है। अगर पता चल जाता है कि यार ये वाली वैल्यू जनरलाइज कर सकती है, तो उसके बाद में हम एक आइडिया लगाने के बाद में उसका फिर एक जनरलाइज सोल्यूशन लिख लेते हैं, राइट। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा सोचने का तरीका कि एन इक्वल टू एम टू द पावर के वाला क्वेश्चन अगर आता है, परफेक्ट पावर वाले क्वेश्चन अगर आते हैं, तो उसको इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है साहब? डिवीजन एल्गोरिथम मतलब ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो, कि अगर ए और बी 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 2 नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनके लिए 2 यूनिक होल नंबर्स क्यू और आर हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, जिसके लिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्यू और आर ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए ए इक्वल्स टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा, वेयर रिमाइंडर जो होता है हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी होता है। अभी इसका क्या यूज़ है सर? इसका यूज़ यार ऐसा है ना कुछ कि अगर मान लो नेचुरल नंबर्स में, दुनिया के सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सारे नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 3 से डिवाइड करने के बारे में सोचूं, तो 3 से डिवाइड करने पे हो सकता है नेचुरल नंबर 3q फॉर्मेट के हों, या फिर 3q प्लस 1 फॉर्मेट के हों, या फिर 3q प्लस 2 फॉर्मेट के हों। यानी यहाँ से आपको ये पता चलता है कि अगर आप किसी नेचुरल नंबर में 3 का डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर्स हैं वो या तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा। रिमाइंडर कभी 3 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर 0, 1 और 2 ही आएगा। तो दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स को वी कैन डिवाइड इन 3 डिफरेंट डिसजॉइंट सेट्स, जिनमें, है ना, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 टाइप के नंबर्स होंगे। जैसे 3q वाले नंबर कौन कौन से होंगे? जिनमें, है ना, जिनमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। जैसे वो नंबर्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। ये वाली कैटेगरी के जो सारे नंबर्स हैं ना, ये वो नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देते हैं, है ना। और 3q प्लस 1 वाले कौन से नंबर्स हैं? 3q प्लस वाले 1 वाले नंबर्स कुछ ऐसे हैं, 1, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 और 22 एंड सो ऑन। ये वाले नंबर्स में क्या खास बात है? इनमें जब भी 3 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। और 3q प्लस 2 वाले नंबर्स वो होते हैं साहब, जैसे 2, 5, 8, है ना, 11, 14, 17, 20, 23, ये वाले नंबर्स, है ना, ये वाले वो नंबर्स हैं जिनमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। या साधारण भाषा में बोलूं तो 3 से डिवाइड करना मतलब दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स को 3 कैटेगरीज में, 3 उन कैटेगरीज में डिवाइड कर देना जिन कैटेगरीज में कोई भी नंबर किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेगा, है ना। 3 कैटेगरीज में ये तीनों नंबर्स, इस कैटेगरी वाले सारे नंबर आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी उनमें अगर 3 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा सब में, इधर वालों में भी सेम आएगा अपने आप में, और इधर वालों में भी सब में अपना रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है ना, 3 से डिवाइड करने के रेस्पेक्ट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर्स जो हैं वो किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड करने के रेस्पेक्ट में अगर हम सोचें तो एक फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड नंबर ऑफ केसेस बनते हैं उसके, राइट। जैसे 7 से डिवाइड करने पे, अगर किसी भी सिचुएशन में 7 से डिवाइड करने पे सोचें कि 7 से डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर्स की कितनी कैटेगरीज बनेगी, तो भाई 7 कैटेगरी बन जाएंगी। पहली कैटेगरी 7q, फिर 7q प्लस 1, फिर 7q प्लस 2, फिर 7q प्लस 3, फिर 7q प्लस 4, है ना, 7q प्लस 5 और 7q प्लस 5 और 7q प्लस 6, ठीक है ना, 7 कैटेगरी बन गई। अब इन 7 कैटेगरी में जो भी नंबर्स आएंगे आप लिख सकते हो। और जनरली जब थोड़े से टफर लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपको पता चलता है कि यार x² माइनस वाई फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2004, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये जो x का स्क्वायर है ना, क्योंकि आपको पता है किसी भी
पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m या फिर 3m+1 फॉर्मेट का होता है ना, या फिर 4m या फिर 4m+1 फॉर्मेट का होता है। वो तब होता है जब आपने नंबर को 3q 3q+1 3q+2 लिया है या फिर 2q या 2q+1 फॉर्मेट का लिया है। अगर आप मान लो नंबर को 7q 7q+1 7q+2 इन फॉर्मेट का लेते हो तो उनके स्क्वायर्स कौन सी फॉर्मेट में होंगे, तो आप यहाँ से उनका स्क्वायर करके उनका फॉर्मेट पता कर सकते हो कि किसी कोई नंबर अगर 7 से डिवाइड करने के रेस्पेक्ट में सोचा जाए तो उसके इतने पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं, तो उसका स्क्वायर कौन कौन से पॉसिबल फॉर्मेट्स लेगा। और फिर उस सिचुएशन में आप दिमाग लगा सकते हो कि इधर इधर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड्स में अगर मैं मॉड्यूलो 7 लूँगा तो दोनों साइड में क्या रिमाइंडर आएगा, और वो रिमाइंडर जो आएगा उसका कंपैरिजन करके आप क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको पता रहें। ठीक है, अगर मैं अगली बात करूं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 या फिर 4m और 4m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्यूब जो होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 9m 9m+1 और 9m+1 9m+8 की फॉर्मेट का हो सकता है। अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें x² + y² = k लिखा हुआ है और k जो है वो 4m+3 फॉर्मेट का है तो उस इक्वेशन के कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं होते हैं। अगर कोई इक्वेशन में x⁴ + y⁴ = k लिखा हुआ है और k जो है वो कौन से फॉर्मेट का है, 16m + i फॉर्मेट का है, जिसमें i का वैल्यू 3 4 5 6 7 से लेके 15 तक के बीच में कुछ है, तो उस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर की पावर 4 जो होगा ना वो या तो 16m की फॉर्मेट का होगा या फिर 16m+1 की फॉर्मेट में होगा ना, तो y⁴ भी ऐसी दो फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट का होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स की हम रिमाइंडर क्लास देखेंगे तो 0 1 और 2 ये 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं अगर ये दोनों नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर बिलोंग कर रहे हैं तो 3 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 2। अगर आपको रिमाइंडर के नाम पे i की जगह पे 3 4 5 से लेकर के 15 तक कुछ गिवन है तो फिर कोई इंटीग्रल सोल्यूशन उस इक्वेशन का नहीं होता है। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी अगर बात करें यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है सर, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे मान लीजिए HCF कैलकुलेट करना है, HCF या फिर GCD बोल दीजिए, है ना, GCD कैलकुलेट करना है। मान लीजिए दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 72 और एक नंबर है 257 मान लीजिए, है ना। 257 का या 258 का आपको GCD निकालना है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दो नंबर्स का GCD निकालना है ना, तो यार आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। फिर आपको अगर GCD निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हुए प्राइम नंबर्स में से देखेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर कॉमन है, और कॉमन प्राइम नंबर्स की कौन सी पावर लेंगे, कॉमन प्राइम नंबर्स की सबसे बड़ी वो पावर लेंगे जो सब में अवेलेबल हो, जो सारे नंबर्स में अवेलेबल हो, है ना। सबसे बड़ी वो पावर जो सब में अवेलेबल हो। जैसे मान लो अगर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा जाए, या फिर अगर मान लो 16 और 40 दो नंबर है ना, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 होता है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 5 की पावर 1 होता है। तो अगर मुझे इन दोनों का GCD निकालना है तो GCD में क्या निकालूंगा मैं, 2 की पावर कौन सी देखूंगा जो सब में अवेलेबल है ना, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है ना। तो सबसे बड़ी वो पावर जो सब में अवेलेबल हो, तो 2 की पावर 3 ही वो सबसे बड़ी पावर है जो इसमें भी और इसमें भी है ना। 2 की पावर 4 अगर सोचोगे तो वो इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 की पावर 3 जो होगा वो GCD में आ जाएगा ना। ठीक है, और LCM में क्या लेते हैं, LCM में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, और उसमें ये केयर नहीं करते हैं कि वो सबके पास होना चाहिए, बस वो किसी ना किसी नंबर में अवेलेबल होना चाहिए। प्राइम नंबर की सबसे बड़ी बड़ी पावर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम ग्रीडी एल्गोरिथम यूज़ करें, यानी हम क्या करें, जैसे जो दोनों में से छोटा नंबर है उस छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करना स्टार्ट करें। ठीक है ना, पहले 3 टाइम्स डिवाइड करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2 और 5 में से 1 4, तो 42 में फिर 72 से डिवाइड करें, है ना, क्योंकि यहाँ से इससे आगे डिवाइड पॉसिबल नहीं है ना। आप इस नंबर 72 से 42 में आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 42 से 72 में डिवाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 30। देन 30 से 42 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है ना, मतलब 42 से 30 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो हम 30 से 42 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो रिमाइंडर कितना आएगा 12। फिर अब 30 से 12 में डिवाइड नहीं जाता, तो 12 से 30 में डिवाइड करोगे आप, है ना, 2 बार, है ना, 24, कितना बचेगा 6। फिर 12 से 6 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो 6 से 12 में डिवाइड करोगे तो 6 2 ज़ा 12, है ना। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आया, जिस दिन रिमाइंडर 0 उस दिन जो डिवाइजर होगा वही GCD हो जाएगा ना। तो GCD हो गया सब 6, है ना। चेक करते हैं 6 इसको डिवाइड कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 इन दोनों का GCD है, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग GCD इज नॉन एज यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस प्रोसेस को बोलते हैं। इस प्रोसेस का यूज़ बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाता है। अब बात करते हैं कॉमन डिवाइजर की ना। कॉमन डिवाइजर क्या होता है, अगर कोई एक नंबर है C, है ना, वो डिवाइड करता है A को भी एंड C डिवाइड करता है
बी को भी, है ना। तो ये इंप्लाई करता है कि सी इज अ कॉमन डिवाइजर, है ना, सी इज अ कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, है ना, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अगर सी डिवाइड करता है ए को भी, सी डिवाइड करता है बी को भी, तो सी ए और बी का क्या है, कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर मान लो किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि कोई एक नंबर है डी, है ना, वो ए को भी डिवाइड करता है ना, एंड डी डिवाइड करता है बी को भी, एंड डी इज डिविजिबल, है ना, एंड डी इज डिविजिबल बाय ऑल, डिविजिबल बाय ऑल कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी, ऑल कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी, है ना, ठीक है साहब। अगर डी डिवाइड करता है ए को, डी डिवाइड करता है बी को, और डी डिविजिबल है ए और बी के सारे कॉमन डिवाइजर से, तो डी सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर होगा और उसको बोला जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब जीसीडी कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत अल्टीमेट है, जिनका यूज किया जाता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कुछ फ्रैक्शंस को इररिड्यूसिबल प्रूव करना होता है तो भी यूज होता है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ जीसीडी एलसीएम यूज हो रहे होते हैं वहाँ भी यूज होता है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा होता है जहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दे दिया जाता है कि ए एन इक्वल टू ये एक्सप्रेशन है, तो ए एन और ए एन प्लस वन का जो मैक्सिमम जीसीडी दुनिया में पॉसिबल है वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में भी उन प्रॉपर्टीज़ का यूज होता है, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है। वैसे ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए और बी का जीसीडी 1 या उससे बड़ा होता है, ए और बी का जीसीडी मॉड ए और मॉड बी का जो जीसीडी होता है उसके बराबर होता है। ए और 0 का जीसीडी निकालोगे तो ए ही आएगा, क्योंकि 0 सारे नंबर्स से डिविजिबल है दुनिया में, है ना। अगर अगली बात करूं तो ए और बी का जीसीडी जो होता है ना, हम ए और बी के जीसीडी को ऐसे ब्रैकेट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज जीसीडी ऑफ ए एंड बी, है ना, ठीक है। नहीं पता है तो याद रहे, है ना। ए और बी का जो जीसीडी होता है वो, अगर मान लो मैं बी का के टाइम्स ए में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, दो नंबर्स का जीसीडी निकाल रहे हैं, तो किसी एक नंबर में किसी दूसरे नंबर का के टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जीसीडी में कोई फर्क नहीं आएगा ना। यानी ए और बी का जीसीडी निकालो, या फिर ए प्लस के टाइम्स बी या माइनस के टाइम्स बी कॉमा बी, इन दोनों का जीसीडी निकालोगे तो रिजल्ट सेम ही रहेगा ना। यानी किसी एक नंबर का कितना भी टाइम्स, है ना, इंटीजर टाइम्स, है ना, कितना भी इंटीजर टाइम्स दूसरे नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीसीडी के ऊपर, ठीक है। जीसीडी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ए और बी का जीसीडी बी और ए का जीसीडी बराबर होता है। अगर ए और बी का जीसीडी जी है ना, और डी जो है वो कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, है ना, तो अगर मान लो मैं चाहूँ कि यार मैं दोनों नंबर्स में डी का डिवाइड कर दूँ, सर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भाई दोनों नंबर्स में जैसे ही डी का डिवाइड करोगे, है ना, दोनों नंबर्स में जैसे ही डी का डिवाइड करोगे तो जो डिवाइड करने के बाद में जो नंबर्स बचे उनका जो जीसीडी होगा वो दोनों नंबर्स के जीसीडी में 1/d का मल्टीप्लाई करोगे, या दोनों नंबर के जीसीडी में डी का डिवाइड करोगे तो उससे उसके बराबर होगा। एंड क्योंकि डी कॉमन डिवाइजर है तो जी हमेशा डी से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर दो नंबर्स एम ए और एम बी का जीसीडी जो है वो अगर निकाल रहे हो आप, तो एम दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो आप, है ना। यानी ये चीज़ ये है कि अगर दो नंबर्स में से एम कॉमन आ रहा है ना ऑलरेडी, तो आप एम कॉमन लिए बिना जीसीडी निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा, और एम कॉमन लेके फिर जीसीडी निकालोगे और फिर जीसीडी को एम से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, दोनों रिजल्ट बराबर होंगे, ठीक है। अगली बात है कि ए और बी का जीसीडी अगर जी है तो ए में और बी में दोनों में अगर जी का डिवाइड कर देंगे तो दोनों का जीसीडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यानी जो उनका बड़े से बड़ा कॉमन पार्ट था वो तो आपने डिवाइड कर दिया, तो अब उनका कॉमन पार्ट कुछ बचेगा नहीं, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के लिए कोप्राइम हो जाएंगे। यानी दो नंबर्स का जीसीडी अगर 1 होता है तो ये इंप्लाई करता है कि ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए अगली बात करते हैं, है ना। ओके ठीक है ना। अगर ए और बी का जीसीडी 1 है तो और ए और सी का जीसीडी भी 1 है, तो ए और बी सी का जीसीडी भी कितना होगा 1। यानी बी और सी को मल्टीप्लाई भी कर लोगे, क्योंकि ए और बी कोप्राइम है, ए और सी कोप्राइम है, तो ए और बी इंटू सी जो होगा वो दोनों भी कोप्राइम ही होंगे, ठीक है। अगली बात क्या कहता है कि अगर ए डिवाइड करे बी सी को, है ना, और ए और बी का जीसीडी 1 है, यानी ए और बी एक दूसरे के लिए कोप्राइम है, यानी ए का कोई भी फैक्टर और बी का कोई भी फैक्टर मैच नहीं होता अदर देन 1, तो डेफिनेटली ए किसको डिवाइड करने के लिए बैठा है, सी को डिवाइड करने के लिए बैठा है। अगली बात क्या है कि अगर ए और बी नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं और ए और बी का जीसीडी 1 है, तो ए इंटू बी जो होगा अगर वो सी टू द पावर के के बराबर है, तो इसका मतलब है ईच ऑफ ए एंड बी इज अ परफेक्ट केथ पावर, है ना। ए और बी दोनों के दोनों परफेक्ट केथ पावर है। क्यों? क्योंकि ए और बी में जो कॉमन फैक्टर कोई होना चाहिए था वो तो 1 है, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए और बी एक दूसरे का फैक्टर शेयर नहीं करते,
और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक परफेक्ट kth पावर बना रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि जब ए भी परफेक्ट kth पावर हो और बी भी परफेक्ट kth पावर हो, है ना। तो डेफिनेटली ए एंड बी आर बोथ परफेक्ट kth पावर। लास्ट के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेजॉर्ट्स आइडेंटिटी के अंडर आते हैं। ए और बी का जीसीडी अगर जी है तो डेफिनेटली ए और बी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन, आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, है ना, तो जी के बराबर होगा, है ना। जी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। कोई भी नहीं, मतलब डेफिनेटली ऐसे एक्स और वाई वहाँ पे दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई जो होगा वो जी के बराबर होगा, है ना। यानी एक्स और वाई की ऐसी आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो जिनके लिए ए एक्स प्लस बी वाई जो होगा वो ए और बी के जीसीडी के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा, और अगर ए और बी का जीसीडी 1 हो जाए तो सर क्या होगा, तो ए और बी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे उसमें दो जो इंटीजर आ रहे हैं वो इंटीजर ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए ए एम प्लस बी एन जो होगा वो 1 के बराबर होगा। दिस इज नॉन एज बेजॉर्ट्स आइडेंटिटी। काफ़ी बार इस चीज़ का यूज़ करते हैं हम चीज़ों को इररिड्यूसिबल, फ्रैक्शंस को इररिड्यूसिबल दिखाने के लिए। अगला पॉइंट क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना यार। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एलसीएम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यार एलसीएम देखो है तो बहुत आसान। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी को, ठीक है। और एलसीएम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे दो नंबर्स हैं ए और बी, है ना, उन दोनों का जो एलसीएम है वो है 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। तो बताइए ए और बी के, ए कॉमा बी के कितने पॉजिटिव इंटीजर्स पेयर है ना, पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स, है ना, पेयर्स हैं, है ना, जिनके लिए ऐसा पॉसिबल है कि ए और बी का एलसीएम जो है वो ऐसा आएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस केस वर्क वाले क्वेश्चन एलसीएम में से पूछे जा सकते हैं, या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, एलसीएम और जीसीडी के मिला के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 3 टाइम्स एलसीएम प्लस 5 टाइम्स जीसीडी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 7, कुछ भी बना दिया इक्वेशन, है ना, कि सॉल्व करके दे दो हमें, है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं एलसीएम और जीसीडी से। अगर बात करें मॉड्यूलस फंक्शन की, तो यार देखो मॉड्यूलस फंक्शन अपने आप में एक नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन ऐसा है कि आप x की कोई भी वैल्यू डालो, ये उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव करके दे देगा। अगर आपने x की वैल्यू पॉजिटिव डाली, ये एज इट इज बाहर निकाल देगा। अगर आपने x की वैल्यू नेगेटिव डाली यानी लेस देन 0 डाली, तो उसके आगे नेगेटिव वैल्यू के आगे एक और नेगेटिव लगा देगा ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। ऑरिजिन पे वैल्यू 0 होता है और पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव साइड पे भी पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। तो इसका डोमेन जो होता है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रेंज जो होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स और यूनियन 0, है ना, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव रियल नंबर से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो यार मॉड्यूलस की जो इनइक्वलिटीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए होता है ना, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स बिलोंग करता है माइनस ए से प्लस ए के बीच में। यानी अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि मॉड एक्स जो है वो लेस देन 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप अगर मतलब बिल्कुल बेसिक मेथड से जाते हैं तो आप क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे, प्लस और माइनस लगाएंगे। आप बोलेंगे कि सर हो सकता है दो केस बन जाएंगे सर यहाँ पे, या तो प्लस का एक्स छोटा होगा 5 से या फिर माइनस का एक्स छोटा होगा 5 से, है ना। तो आप क्या करेंगे ना, प्लस एक्स लेस देन 5 को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि तो बिल्कुल सही है। माइनस एक्स को उधर लेके जाएंगे प्लस एक्स, और प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5। इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो पता चलेगा कि एक्स बड़ा होना चाहिए -5 से और छोटा होना चाहिए +5 से। जब दोनों का मर्ज करके सोल्यूशन बनाएंगे तो ये समझ में आएगा कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो जो एक्स होगा वो माइनस ए से बड़ा और प्लस ए से छोटा होगा। अगर लेस देन इक्वल टू है तो एक्स जो होगा वो माइनस ए से ग्रेटर इक्वल और प्लस ए से लेसर इक्वल होगा, ठीक है। एज इट इज मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो जो x होगा या तो वो लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगा, या फिर x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए होगा। क्लियर? अगर मान लो मॉड x जो है वो a और b के बीच में है ना, मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b है, तो डेफिनेटली जो x होगा वो -b से -a यूनियन a से b तक कुछ भी हो सकता है ना। और ये बहुत ही गोल्डन चीज़ है, बहुत गोल्डन चीज़ है कि अगर मॉड में x प्लस वाई है वो मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर अगर है तो ऐसा कब संभव है। नंबर्स डाल के देखिए, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 डालिए, पहले 2 3 डालिए, फिर -2 -3 डालिए, फिर -2 +3 और 2 और -3, है ना। यानी एक बार दोनों पॉजिटिव नंबर डालिए, एक बार दोनों नेगेटिव नंबर डालिए, एक बार एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव डालिए, एक बार पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव डालिए, है ना। तो ऐसा करके जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कंडीशन दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव हों या तो नेगेटिव हों, है ना, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट सोचो, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इससे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। सेम एज नंबर्स पुट करके चेक करेंगे इन सब चीज़ों में तो पता चलेगा, फील आ जाती है क्वेश्चन को देख के कि यार ये वाली चीज़ें इसमें लग रही हैं, ठीक है।
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या काम है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें बॉक्स फंक्शन जिसको अपन बोलते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू डालोगे तो ये क्या करेगा, उसका बड़े से बड़ा इंटीजर आपको निकाल के दे देगा। सब ये बड़े से बड़ा इंटीजर इसमें अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपने बॉक्स के अंदर अंडर रूट में 50 लिखा, तो आपको पता है कि अंडर रूट 50 जो है ना वो 7 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि अंडर रूट 49 जो होता है ना वो 7 होता है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है ना। तो अंडर रूट ऑफ 50 कितना होगा, उसका अगर जीसीडी निकालना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना हो तो कितना आएगा भाई, रिजल्ट 7 आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ में आती है। ये बड़े से बड़ा इंटीजर अवेलेबल इन दैट क्वांटिटी, है ना, वो आपको देता है एज अ आंसर। ठीक है, और खास बात क्या है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी एक नंबर है x, वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट की फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 होता है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लो बॉक्स में माइनस का 5.3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो आंसर आएगा वो -5 आ जाएगा, नहीं। अगर आपने इसको -5 लिखा तो डेफिनेटली आपने इसको ब्रेक किया, -5.3 को ब्रेक किया माइनस का 5 और माइनस का 0.3 में, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा -6 + 0.7, है ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है तो रिजल्ट बाहर माइनस का 6 आएगा। ठीक है, होप सो ये बात आपको समझ में आती होगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी कि कोई भी x जो होता है ना वो अपने ही बॉक्स से ग्रेटर इक्वल और अपने ही बॉक्स +1 से लेस होता है ना। अगर बॉक्स में मान लीजिए x के साथ में n यानी कोई एक इंटीजर लिखा हुआ है, तो वो इंटीजर जो है ना वो अंदर रहे बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप बाहर निकाल सकते हो, इंटीजर को बॉक्स x + n में ब्रेक कर सकते हो उस चीज़ को, है ना। अगर बॉक्स में x प्लस में बॉक्स में माइनस का x लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट 0 होता है अगर x एक इंटीजर है तो, क्योंकि -5 और +5, है ना, 5 लिखा हुआ है अगर x की जगह, तो 5 का इंटीजर GIF और -5 का GIF, है ना। 5 का GIF 5, -5 का -5, तो दोनों को ऐड करने पे 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू अगर आए, है ना, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अगर कोई वैल्यू आए तो रिजल्ट -1 हो जाता है ना। GIF में -1 हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट में +1 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं GIF ऑफ x और GIF ऑफ y, दो नंबर्स की, है ना, तो उन दोनों का GIF इंडिविजुअल GIF से ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है दोनों के सम के GIF की, है ना, ग्रेटर इक्वल, है ना, और लेसर इक्वल होती है दोनों के इंडिविजुअल GIF +1 से, है ना। ठीक है, अगली बात क्या है कि माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ -x जो होता है वो सीलिंग x को रिप्रेजेंट करता है, यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी आगे चल के अगर ब्रैकेट ऐसा लगा हुआ है नंबर के ऊपर अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। और अगर ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। लीस्ट इंटीजर, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है ना, इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात है। जैसे बॉक्स में अगर 5.1 लिखा होता है तो रिजल्ट 5 आता है ना, तो अगर ऐसे वाले में, है ना, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 5.1 लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, लीस्ट इंटीजर्स, सबसे छोटा वो इंटीजर जो या तो x से बड़ा हो या x के बराबर हो, है ना। तो x के बराबर तो कोई इंटीजर है नहीं, क्योंकि 5.1 के बराबर कोई इंटीजर नहीं है, तो फिर उससे जस्ट बड़ा बताएंगे, है ना, तो रिजल्ट 6 आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा जो इससे बड़ा हो, है ना, तो वो 6 हो जाएगा, वो लीस्ट इंटीजर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है साहब, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वही बात कि अगर कोई एक इंटीजर है या कोई एक x है जिसको अपन m + f की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, m इंटीजर है और f जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, आगे चल के इस फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिख देते हैं करली ब्रैकेट में x, है ना, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाता है। अगर y = f of x = फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है तो ये उस x में से बॉक्स x माइनस करने पे जो बचेगा उसके बराबर होता है। ठीक है, डोमेन इसका रियल नंबर्स होता है, रेंज इसकी 0 से 1 तक होती है, 1 नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0। इंटीजर को जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में रखोगे तो क्योंकि फ्रैक्शनल इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट के नाम पे 0 है तो आंसर 0 आएगा। अगर आपने किसी फ्रैक्शनल पार्ट में x + n लिखा हुआ है, n एक इंटीजर है तो उस इंटीजर की कोई वैल्यू नहीं है, वो फ्रैक्शनल पार्ट में 0 देगा, तो उसको गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर किसी सिचुएशन में फ्रैक्शनल पार्ट में x लिखा हुआ है और फ्रैक्शनल पार्ट में -x लिखा हुआ है ना, तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा अगर x एक इंटीजर है। अगर x एक इंटीजर नहीं है तो रिजल्ट प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। जो बात अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी मैंने, वही सेम। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यार, जैसे मान लो ये प्रॉपर्टीज़ याद रहती हैं तो बढ़िया है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो पहली प्रॉपर्टी है ना, इन सारी प्रॉपर्टीज़ की जगह आप अगर ये समझ लें कि अगर कोई बोलता है कि बॉक्स एक्स जो है ना सर वो 2 से बड़ा है ना, तो आप इस चीज़ को ऐसे सोचने के बजाय कि क्या होगा कैसे होगा, आप ये सोचिए 2 से बड़ा, क्योंकि बॉक्स एक्स तो इंटीजर है, तो इंटीजर का वैल्यू अगर 2 से बड़ा है तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है, 2 से बड़ा 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है ना, ठीक है ना साहब, या फिर सो ऑन कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आप 3 के बराबर रखेंगे तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा 3 से लेकर 4 से पहले तक, और अगर 4 के बराबर रखेंगे तो एक्स बिलोंग करेगा 4 से लेकर के 5 से पहले तक, है ना, और 5 के बराबर रखेंगे तो एक्स बिलोंग करेगा 5 से लेके 6 से पहले तक कुछ, है ना, एंड सो ऑन। तो जब सबको मर्ज करोगे तो पता चलेगा कि एक्स बिलोंग करेगा 3 से लेकर के, है ना, और कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, है ना, इन्फाइनाइट नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो ऐसा सोल्यूशन आ जाएगा कि अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है ना, वहाँ पे तो मैंने ग्रेटर देन लिया था, ये वाला केस लिया था, ये वाले केस को आप देखें, है ना, ये वाले केस को देखें कि अगर बॉक्स एक्स बड़ा है एन से तो इसका मतलब होता है कि एक्स बिलोंग करता है n+1 से लेकर इन्फिनिटी तक। डायरेक्ट याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो ऐसे केस बना के कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अगर बॉक्स एक्स के ऊपर एक और बॉक्स लगा दें तो जो रिजल्ट आएगा और वैसे जो रिजल्ट आ रहा है दोनों बराबर ही होते हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है और उसके ऊपर बॉक्स लगा दिया तो रिजल्ट 0, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है उसके ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया तो रिजल्ट 0, ठीक है। अगली बात क्या है, बॉक्स एक्स के ऊपर बॉक्स एक्स में एन का डिवाइड किया और फिर बॉक्स लगा दिया तो जो रिजल्ट आएगा, और एक्स में एन का डिवाइड करके बॉक्स जो लगेगा उसका रिजल्ट आएगा, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, फॉर एन बीइंग नेचुरल नंबर्स, है ना, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूं साहब, है ना, अगली बात अगर मैं करता हूं तो आप समझिए कि कॉन्ग्रुएंसेस के ऊपर बात करी जा सकती है ना, कॉन्ग्रुएंसेस के ऊपर बात करी जा सकती है। कॉन्ग्रुएंसेस में सबसे पहली चीज़ क्या है साहब, कॉन्ग्रुएंसेस में सबसे पहली चीज़ है कि अगर मान लो 2 नंबर्स हैं ए और बी, उनको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, है ना, उनको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे हम, तो यार 2 नंबर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसी तीसरे नंबर के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, कि यार अगर मान लो मैंने n से डिवाइड किया ना, n से डिवाइड करने के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो n से डिवाइड करने के रेस्पेक्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं a में n का डिवाइड करूँ, a में n का डिवाइड करूँ तब जो रिमाइंडर आएगा R1, और b में मैं अगर n का डिवाइड करूँ तब जो रिमाइंडर आएगा R2, है ना। अगर वो R1 और R2 बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के ना, विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो n, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, मॉड्यूलो n के रेस्पेक्ट में ए और बी एक दूसरे के साथ में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों में अगर n से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर सेम आ रहा है ना, रिमाइंडर सेम आ रहा है तो मतलब कॉन्ग्रुएंट है नंबर्स, ठीक है ना। किसी एक नंबर से डिवाइड करने पे ना, ऐसा नहीं कि इसमें 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसमें 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, दोनों कॉन्ग्रुएंट फिर नहीं होंगे। एक ही नंबर से डिवाइड करने पे दोनों नंबर्स में अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है तो दोनों नंबर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हैं, ठीक है। अगर दोनों में सेम रिमाइंडर आ रहा होता है तो दोनों नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें जो रिमाइंडर था और इसमें जो रिमाइंडर था वो माइनस हो जाएगा, जो क्वांटिटी बचेगी वो n से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n अगर है तो वो इंप्लाई करता है कि n डिवाइड करेगा a माइनस b को हमेशा, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यार कॉन्ग्रुएंसेस की, है ना, कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के तो यार n डिवाइड करेगा किसको, a माइनस b को, और उस सिचुएशन में a माइनस b जो होगा वो एक मल्टीपल होगा किसका, n का, पहली बात। दूसरी बात, अगर n डिवाइड नहीं करता है a माइनस बी को, है ना, तो हम ये बोलेंगे कि यार a और b जो है ना वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b, ठीक है ना। चलिए अगली बात क्या है, अगर n डिवाइड करता है a को, अगर n किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, तो आप समझो यहाँ पे n डिवाइड्स a नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है n डिवाइड्स a माइनस 0, है ना, तो उसका मतलब ये है कि a जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा 0 मॉड्यूलो n के ना, ये तो बोल रहा था मैं यहाँ पे, है ना, कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के मॉड्यूलो n तो a माइनस बी डिविजिबल होता है n से ना, ठीक है ना। तो अगर a माइनस 0 डिविजिबल है n से तो a कॉन्ग्रुएंट होगा 0 के, ठीक है। ये बातें आपको क्लिक करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं साहब जीसीडी इसकी कॉन्ग्रुएंस की। पहली प्रॉपर्टी, हर एक नंबर खुद ही के कॉन्ग्रुएंट होता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के तो b भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, a के, है ना, मॉड्यूलो n। अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के, b कॉन्ग्रुएंट है c के, तो c भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, a के, मॉड्यूलो n में, ठीक है। अगली बात, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, कि अगर a और b एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो n और c और d कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के मॉड्यूलो n, तो हम दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को जोड़ सकते हैं, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जहाँ पे x और y क्या है, इंटीजर्स हैं, है ना, जरूरत पड़ने पर वट एवर इज रिक्वायर्ड वी कैन डू, है ना। अगली बात क्या है कि अगर मान लो a और b कॉन्ग्रुएंट है
मॉड्यूलो एन में, तो हम दोनों साइड, इस कॉन्ग्रुएंस के दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगली बात है कि हम यहाँ पे जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना एन से, उसका कोई भी इंटीजर टाइम्स k1 टाइम्स हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, k1 टाइम्स एन का यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे k2 टाइम्स ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप, उस नंबर का k1 टाइम्स पहले नंबर में और k2 टाइम्स दूसरे नंबर में ऐड कर दो, k1 k2 बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो कॉन्ग्रुएंस है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो एन में, तो दोनों साइड हम पावर m भी रेज कर सकते हैं, दोनों साइड, है ना, तो भी रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, चीज़ें सही रहेंगी। अगली बात क्या है कि अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो सी के रेस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे मॉड्यूलो सी के रेस्पेक्ट में, अगर एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो कोएफिशिएंट्स क्या हैं, अगर इंटीजर्स हैं ना, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि, है ना, अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो सी, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो सी के रेस्पेक्ट में। अगली बात कर लेते हैं, ए लैम्बडा और बी लैम्बडा अगर कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो एन में, है ना, तो एक बच्चा बोलेगा सर लैम्बडा से लैम्बडा काट दें, क्योंकि मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो काट भी सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कैंसिल अगर दोनों साइड कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन में जो टर्म कैंसिल हो रही है ना, जो चीज़ कैंसिल हो रही है, उसका एन के साथ में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉमन फैक्टर हुआ तो आप एन का और उस नंबर का जीसीडी निकालोगे और उस जीसीडी से एन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, जीसीडी से एन को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर दोनों का जीसीडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात क्या है कि अगर ए और एन का जीसीडी 1 है तो वहाँ पे उसका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सच दैट ए डैश जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉड्यूलो एन के, ठीक है, बहुत सिंपल बात, इन्वर्स आप चेक कर सकते हो। अगली बात क्या है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। यार फर्मेट्स लिटिल थ्योरम अमेजिंग थ्योरम है ना, कि अगर मान लो पी प्राइम है, पी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, और अगर ए की बात करूं, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, ठीक है ना, और ए और पी का जीसीडी 1 है, ठीक है ना, मैं काफ़ी बच्चों से पूछता हूँ तो ये रेस्ट्रिक्शन भूल जाते हैं कि ए और पी का जीसीडी 1 भी होना चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है ना, तो हम बोलेंगे कि ए टू द पावर पी माइनस 1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो पी के, ठीक है, 1 मॉड्यूलो पी के कॉन्ग्रुएंट होगा हमेशा, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल बात है, पी प्राइम होना चाहिए, ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ए और पी का जीसीडी 1 होना चाहिए, तब हम ये बात बोल सकते हैं। दोनों साइड में अगर ए का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा कि ए की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी, ठीक है। ये बेसिकली फर्मेट्स लिटिल थ्योरम है, जहाँ पे पी प्राइम नंबर होगा, यानी जिस जगह पे डिविजिबिलिटी की बात हो रही है और प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, वहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम ऐसे कूद के आ जाता है ना बीच में कि चलो मेरा यूज़ करो फटाफट, वैसे, है ना। अगली बात क्या है, विल्सन थ्योरम, है ना। विल्सन थ्योरम क्या कहता है, विल्सन थ्योरम कहता है कि अगर मान लो p जो है वो 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है ना, तो उस सिचुएशन में p माइनस 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है -1 मॉड्यूलो p के ना, ठीक है, यानी p अगर 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 का जो भी फैक्टोरियल का वैल्यू होगा उसमें p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 आएगा ही आएगा, है ना, सिंपल भाषा में याद रखना है, ठीक है। अगली बात क्या करें सर, अगली बात क्या करें सर, तो अगला इंपॉर्टेंट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है यूलर्स फंक्शन, है ना, यूलर्स टोशेंट फंक्शन बेसिकली, राइट। इसमें क्या होता है सर कि अगर कोई भी एक नंबर n गिवन है तो उस n नंबर से छोटे, है ना, उस नंबर n से छोटे कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो n के साथ, है ना, को प्राइम है ना, n के बराबर या n से छोटे कितने ऐसे नंबर्स हैं जो n के साथ क्या है, को प्राइम्स हैं, ठीक है, n से छोटे या उसके बराबर कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो n के साथ में को प्राइम है। वो जो नंबर होता है कि यार 10 नंबर है, वो जो 10 है वो यूलर्स टोशेंट फंक्शन ऑफ n कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो एक नंबर n है ना, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, pk की पावर अल्फा k आया, तो हमें अगर निकालना है कि फाई n से रिप्रेजेंट करते हैं यूलर टोशेंट फंक्शन को, तो फाई n अगर निकालना है, यानी n का यूलर फंक्शन निकालना है कि कितने n से लेसर और इक्वल नंबर्स हैं जो n के साथ कोप्राइम है, तो हम क्या करेंगे, n को 1 - 1 अपॉन p1 इंटू 1 - 1 अपॉन p2 इंटू 1 - 1 अपॉन pk से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पावर चाहे कुछ भी आए, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 10 50 कुछ भी हो, यहाँ पे पावर का यूज़ नहीं है, नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर को उठा के 1 - 1 अपॉन p, जैसे मान लो अगर मेरे को 50 का यूलर फंक्शन निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा ना, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 आएगा, है ना, तो मैं क्या करूँगा 50 में 1 - 1/2 करूँगा और 1 - 1/5 करूँगा। मुझे ये मतलब नहीं है कि 2 की पावर 1 थी और 5 की पावर 2 थी, है ना, मुझे बस एक एक बार ये
करना है 1 - 1 बाय पहला प्राइम नंबर इंटू 1 - 1 अपॉन सेकेंड प्राइम नंबर इंटू 1 - 1 अपॉन थर्ड प्राइम नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 1/7/2 लेस किया 1/2 इंटू 1/7/5 लेस किया 4/5, 5 2 ज़ा 10, तो 0 0 कैंसिल 5 बार, तो 20 आ जाएगा इसका यूलर फंक्शन। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर p कोई एक प्राइम नंबर होता है ना साहब, तो फाई ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो p-1 के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है ना वो खुद के अलावा बाकी उस अपने से नीचे वाले जितने भी नंबर्स बचे p-1 नंबर्स उन सब के साथ को प्राइम होता है, ठीक है। और अगर मान लो a और b दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब a और b के दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो अपना एक दूसरे के साथ में कोई भी फैक्टर शेयर नहीं करते, तो फाई ऑफ ए बी जो होगा वो फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के बराबर होता है, याद रखने योग्य है। इसके बाद आता है यूलर्स थ्योरम यार, है ना। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है? यूलर्स थ्योरम अपने आप में अमेजिंग थ्योरम है साहब। क्या कहता है यूलर्स थ्योरम? कहता है यार कि अगर a और n दो नंबर्स हैं, उनका जीसीडी 1 है, ठीक है ना, तो सिचुएशन में a की पावर फाई n जो होगा, a की पावर फाई n जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो n के, यानी n से डिवाइड करोगे आप किस में, a टू द पावर फाई n में, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, कई बार ऐसा होता है, इसका यूज़ बहुत अच्छे से आ जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 7 की पावर 14732, है ना, इसका इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो मुझे पता है यार 100 और 7 जो है ना एक दूसरे के लिए को प्राइम है, तो 100 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, यूलर फंक्शन निकाल लेता हूँ। तो 100 का यूलर फंक्शन कैसे निकालूंगा? 100 में दो ही प्राइम नंबर आते हैं, 2 ही प्राइम नंबर आते हैं 2 और 5, है ना। तो 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 100 को, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 4/5 बनेगा, 5 2 ज़ा 10, 0 से 0 उड़ा देंगे, तो 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब यूलर फंक्शन, यूलर्स थ्योरम लगाऊंगा तो बोलूँगा कि 7 की पावर 40 जो होगा ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा साहब, है ना, 1 मॉड्यूलो 100 से। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि कितनी पावर 40 की पावर में कितना मल्टीप्लाई करना है कि ये पावर बन जाए, है ना। उसके बाद में मान लो 2 4 5 10 20 पावर कम होती है, तो दोनों साइड उस चीज़ का मल्टीप्लाई करके छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करके फिर रिमाइंडर निकालना कोई बड़ा डील नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगली बात कर लेते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए मुझे लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट निकालनी है, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट लास्ट 4 डिजिट निकालनी है, कोई भी किसी इंटीजर की पावर 1000 10,000 50,000 कुछ भी दे रखा है मुझे, या जैसे 2001 की पावर 2002 की पावर 2003 ऐसा कोई नंबर दे रखा है ना, मुझे उसकी लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट 10 डिजिट निकालनी है, तो क्या करना होगा मुझे सिंपल काम करना होगा साहब कि मुझे ये देखना होगा कि यार अगर मैं उस नंबर में 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स होती है ना, तो आपको जरूरत नहीं है पूरा नंबर एलिब्रेट करने की, आपको बस उसको 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर देखना है, ठीक है। अगर लास्ट 3 डिजिट देखनी है तो 1000 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर देखना है, लास्ट 1 डिजिट देखनी है तो 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर देखना है ना। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखें। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, कि अगर लास्ट 2 डिजिट देखी जाए 5 पावर n की तो हमेशा 25 होती है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 6 पावर n जो होती हैं वो हमेशा इसी पेयर में रहती हैं, 36 16 फिर 96 76 56 ना, फिर से रिपीट होता है ना, ठीक है ना। और जो 7 की पावर n होते हैं उसकी लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो 07 49 43 और 01 रहते हैं हमेशा। और 76 की पावर n के अंदर अगर आप n की कोई भी नेचुरल वैल्यू डालेंगे तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा 76 ही रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर 24 की पावर ऑड नंबर है ना, तो उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा 24 ही आएंगे। 24 की पावर अगर इवन है तो उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा 76 ही आएंगे। ये कुछ बातें फिक्स हैं। उसके अलावा अगर आपको लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट पे खेलना होता है तो आप क्या करेंगे, 100 से या 1000 से डिवाइड करके पे रिमाइंडर देख लेंगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर यूलर थ्योरम तो तब लगेगी ना अगर मान लो, जैसे मान लो आपने बोला कि सर 2 की पावर 5372 है ना, उसके लास्ट 2 डिजिट बता दो, तो सर मैं उसमें यूलर थ्योरम तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं लास्ट 3 डिजिट बताने हैं इसके तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो यूलर थ्योरम इसलिए नहीं लगेगी कि ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के लिए को प्राइम नहीं है, है ना। तो क्या करें, तो फिर क्या करें, तो फिर यार एक काम कर सकते हो आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे, है ना, यानी इसी चीज़ को आप ब्रेक करोगे, इसी चीज़ को आप लिखोगे कि 2 की पावर 5372 जो है ना उसमें अगर मैं डिवाइड करूँ 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 1000 को ब्रेक करोगे 8 × 125 में, तो पहले इसे मॉड्यूलो 8 पे क्या रिमाइंडर आता है वो पता करोगे, जो कि 0 आएगा, क्योंकि 2 की पावर है बहुत बड़ी, उसमें 2 की पावर 3 यानी 8 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि वो उसी का मल्टीपल है। और 2 की पावर 5372 जो निकालोगे उसको कॉन्ग्रुएंट कराओगे किससे, मॉड्यूलो 125 से, 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देखोगे क्या आएगा, है ना। और जब दोनों रिमाइंडर आ जाएंगे तो फिर दोनों को मर्ज कर लोगे कैसे, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, बहुत आसान, बहुत ही शानदार, है ना, कि यार 2 से ज़्यादा अगर लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं आपके पास में, 2 से ज़्यादा
लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं, सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस आपको गिवन है, जिसमें है ना आप जिससे डिवाइड कर रहे हो n1 n2 n3 से लेके nr तक, ये सारे नंबर्स पेयर वाइज कोप्राइम है, यानी कोई भी इन सारे नंबर्स में से कोई भी दो उठाऊं तो कोप्राइम निकलने चाहिए, कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं निकलने चाहिए जिनका GCD 1 से ज़्यादा कुछ हो ना। तो फिर हम उन सारे सीक्वेंस को मिला के हम उनका एक है ना मॉड्यूलो n1 इंटू n2 इंटू n3 से लेके nr तक सबका एक यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से नहीं आती है तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास में लिखा हुआ है 1 मॉड्यूलो 5, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 6, है ना, ठीक है, और एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7 ऐसा लिखा हुआ है। तो आप चाहते हो कि इन तीनों का सोल्यूशन निकाल दो सर एक बार, तो मैं लिखूंगा इसको एक्स नॉट दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, इन तीनों का एक कॉमन सोल्यूशन लिख लूंगा। यहाँ पे दो दो जनों को यूज़ करेंगे, जब 3 होते हैं तो दो दो को यूज़ करते हैं, 4 होते हैं तो 3 जनों के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, 5 होते हैं तो 4 के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 3 जन हैं तो दो के प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा और एक ब्लैंक लगाता जाऊँगा। तो ब्लैंक इंटू 5 इंटू 6 पहले लिखूंगा, प्लस ब्लैंक इंटू 6 इंटू 7 लिखूंगा, प्लस ब्लैंक इंटू 7 इंटू 5 लिखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड मॉड ले लूँगा 5, तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक्स में कितना रिमाइंडर आता है 1 आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 6 7 42 है, 42 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ताकि 2 3 6 हो जाए, उसमें 5 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाए। तो ये नंबर्स फिल करने होते हैं, यहाँ का नंबर फिल करेंगे, यहाँ का नंबर फिल करेंगे, यहाँ का भी नंबर फिल करेंगे और एट दी एंड सबको ऐड करेंगे तो एक कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा आपके पास में। वो किसके मॉड में आएगा, मॉड्यूलो 5 इंटू 6 इंटू 7 के रेस्पेक्ट में आएगा, जो कि 210 के रेस्पेक्ट में आएगा। तो इसको कहते हैं कि लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में पहले कंडीशन को ब्रेक कर लो और फिर बाद में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से मर्ज कर लो ना, ऐसे मर्ज करते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यार, है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पे बेस्ड, है ना, ठीक है ना। एक कॉम्पोजिट नंबर के कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, तो अगर मान लो एक नंबर है n, उसके अगर हम डिवाइजर्स निकालें तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3 और pm की पावर अल्फा m तक हमने सब निकाला। उसके बाद अगर मान लो आपको पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं n के, तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको एक ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जा सकता है। पावर अगर अल्फा 1 है तो उसको यूज़ करने का तरीका अल्फा 1 प्लस 1, पावर अगर अल्फा 2 है तो यूज़ करने का तरीका अल्फा 2 प्लस 1, पावर अगर अल्फा m है तो उसको यूज़ करने के तरीके अल्फा m प्लस 1। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिल जाते हैं, ठीक है। होप्स आपको याद होगा, ठीक है। और n अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो dn जो है वो ऑड होगा, ठीक है ना, हमेशा। और अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो dn हमेशा क्या होगा, इवन होगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो रहते हैं वो हमेशा ऑड रहते हैं, ठीक है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के क्या रहते हैं, इवन रहते हैं, ठीक है। अगर अगली बात करूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग n एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो उसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करने के तरीके जो होंगे वो dn प्लस 1/2 होगा। dn रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स को, और अगर n नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके तरीके होंगे dn/2, है ना। अगर अगली बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स, है ना, दैट इज 2 टू द पावर m-1, है ना। अगर उसमें m अलग अलग प्राइम नंबर्स का यूज हो रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 4 प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, तो m की वैल्यू 4 है, तो 2 टू द पावर 4-1 का जो वैल्यू होगा विच इज 8, 2 टू द पावर 4-1 यानी 2 टू द पावर 3 विच इज 8। तो 8 तरीके से उसको 2 को प्राइम नंबर्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर समेशन पूछा जाए कि सारे डिवाइजर्स का सम क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है, होप्स आपको याद होगा, प्रूफ बताया हुआ है, जीपी के फॉर्मेट में ये प्रूफ आता है। अगर नंबर्स के kth पावर्स का सम पूछा है ना, कि कोई पर्टिकुलर नेचुरल नंबर n है, उसके जो भी डिवाइजर्स हैं उन डिवाइजर्स का सम, है ना, नहीं निकालना आपको, उनकी kth पावर्स का सम निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लो 6 है, 6 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1 2 3 और 6, ये 4 डिवाइजर्स होते हैं। तो मैं अगर आपको पूछूं कि फाइंड द सम ऑफ फोर्थ पावर्स ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 6, है ना, तो 6 के डिवाइजर्स की फोर्थ पावर्स का सम बताओ, यानी 1 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 प्लस 3 पावर 4 प्लस 6 पावर 4, इन सब का सम पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो इंडिविजुअली क्या करते हैं हम, ये जो फॉर्मूला होता है ना अपना, इसी फॉर्मूला में हर एक प्राइम नंबर p को उसकी पावर pk से रिप्लेस कर देते हैं ना। यानी जहाँ पे p1 लिखा हुआ था, p1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, k एक्स्ट्रा ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में ना। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा k, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा k, एंड यहाँ पे भी नीचे भी
हर एक जगह P1 को P1 की पावर k से, P2 को P2 की पावर k से, P3 को P3 की पावर k से, PM को PM की पावर k से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाता है बहुत सही, ठीक है। अगली बात, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर बेसिस। यार नंबर बेसिस क्या होता है? नंबर बेसिस बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है ना। अभी तक हम जो नंबर्स यूज़ करते आ रहे थे वो बेस 10 वाले डेसिमल नंबर्स थे, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास में 173 लिखा होता था तो इसका मतलब होता था कि 1 जो है उसमें 10 पावर 2 मल्टीप्लाई में है, 7 में 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में है, और 3 जो है उसमें 10 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, 0, क्योंकि ये बेस 10 वाला नंबर था ना। अगर मान लो कोई नंबर 147 लिखा हुआ है और ये बेस 8 का नंबर है, तो इसका मतलब है कि 1 जो है उसमें 8 पावर 2 मल्टीप्लाई में है, 4 जो है उसमें 8 पावर 1 मल्टीप्लाई में है, 7 जो है उसमें 8 पावर 0 मल्टीप्लाई में है। यानी शॉर्ट में बोलूँ तो बेसिकली नंबर्स जो होते हैं उनका वैल्यू जो होता है उस नंबर बेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। अगर 147 है, ये बेस 8 में लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सोच के देखो, 64 + 32 96 है ना, 96 + 7 103 है ना। और वैसे अगर ये बेस 10 में होता तो ये 147 होता ना। तो देखो यार बेस मैटर्स अलॉट, राइट। और बेस का काम क्या है, जहाँ पे हम बेस 10 में यहाँ पे 10th डिजिट होती है, 1st डिजिट में 10 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करते हैं, 10th डिजिट में 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 100th डिजिट में 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन करते हैं। वैसे ही हम अगर बेस 8 की बात करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो 10 काम डेसिमल सिस्टम में कर रहा था वो यहाँ पे 8 काम करेगा ना, वहाँ पे उस जगह पे, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको हम ऐसे एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड करते ही उसकी जो वैल्यू आती है वो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है ना। ये जो वैल्यू आई दिस इज डेसिमल सिस्टम में वैल्यू ना, और ये डेसिमल सिस्टम में वैल्यू को हम कंपेयर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जनरली अगर एक नंबर जो है वो अगर ऐसे फॉर्मेट का है जिसमें लास्ट डिजिट 1st डिजिट A0 है, तो A0 में बेस जो भी है उसका B अगर है तो B की पावर 0 मल्टीप्लाई होगी। अगर सबसे पहली डिजिट जो है लेफ्ट से वो A टू द पावर n है तो उसमें बेस की पावर n मल्टीप्लाई होगी, एंड बीच में सो ऑन, ठीक है। अगर कोई नंबर में बीच में डेसिमल लगा हुआ है ना, डेसिमल लगा दें C1 C2 C3 एंड सो ऑन है, बेस B है, तो C1 जो डिजिट होगी उसमें बेस की पावर -1 मल्टीप्लाई होगी, C2 में बेस की पावर -2 मल्टीप्लाई होगी, C3 में बेस की पावर -3 मल्टीप्लाई होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। आपको ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट रिकॉल है? हाँ, अगर भूल गए थे ना यार याद दिला दिए, ठीक है। और गलती नहीं करना ना, क्वेश्चन में गलती नहीं करने का, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड कर रहा है ना, कोई भी नंबर की अगर लास्ट डेट 0 होती है तो वो जिस भी बेस में लिखा हुआ नंबर है वो नंबर उस बेस से डिविजिबल होता है ना। यानी कोई भी नंबर अगर 120 लिखा हुआ है डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, तो यार ये क्योंकि इसका लास्ट डेट 0 आ रहा है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है ना। अगर बेस 8 में कोई नंबर लिखा हुआ है और लास्ट डेट 0 है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक, डायोफेंटाइन इक्वेशंस, है ना। डायोफेंटाइन इक्वेशंस क्या होते हैं सर? वो सारी इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इंटीजर्स में निकलते हैं, है ना। यानी वो सारी इक्वेशंस जिनमें, है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर जितने अननोन है उससे कम इक्वेशंस होती हैं हमारे पास में ना। जैसे 5 अननोन है 3 ही इक्वेशन है, 2 अननोन है 1 ही इक्वेशन है, 4 अननोन है 2 ही इक्वेशन है ना। ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं ना जिनमें हमारे पास, है ना, अननोन ज़्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती हैं, है ना। तो और उनमें जब हम उन इक्वेशंस के सोल्यूशन निकालने जाते हैं तो सोल्यूशंस जो उनमें जो अवेलेबल वेरिएबल्स हैं उनके सोल्यूशंस जो हैं वो इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं अगर, तो ऐसे इक्वेशंस को जो कि जिनके सोल्यूशन इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं हम डायोफेंटाइन इक्वेशंस। उनको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर अलग अलग है हर एक चीज़ में, प्रोसीजर अलग अलग कैसे हैं सर? तो देखो यार, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशंस अगर आपको गिवन है ना, तो आपको ये 3 थ्योरम फॉलो करनी होती है। पहली थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी एक लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन जो कि आपको इस फॉर्मेट में दे रखी है ax + by दैट इज इक्वल टू c, तो ध्यान ये रखना होता है कि ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट c जो होता है उसमें यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना उन वेरिएबल्स का जीसीडी का डिवाइड जाना चाहिए। अगर डिवाइड जाता है तो इक्वेशन सॉल्वेबल है, अगर नहीं जाता है तो वो इक्वेशन इंटीजर्स में सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। अगर मान लो डिवाइड जाता है तो फिर डेफिनेटली हम ये जो अपना इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम mx + ny को जीसीडी ऑफ m, n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बेजोर्ट साइज आइडेंटिटी बोलते हैं आप, ठीक है। और अगली बात क्या है कि अगर a और b रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं और x0 y0 अगर उसका एक सोल्यूशन है, तो अगर हम उस सोल्यूशन को जनरलाइज करना चाहते हैं, एक सोल्यूशन निकाल लो आप इक्वेशन का, है ना, और फिर जनरलाइज सोल्यूशन आप लिखोगे x और y के लिए कि x का वैल्यू x0 और y का वैल्यू y0, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है a, तो वो y पे इंपैक्ट डालेगा, तो -80 लगा दो y0 के आगे, है ना।
और y का कोफिशिएंट कितना है b, तो हम x नॉट के आगे प्लस bt लगा देंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट y पे इंपैक्ट डालता है, y का कोफिशिएंट x पे इंपैक्ट डालता है। अगर ये वाला टॉपिक वीक है, वापस जाओ, लेक्चर देखो, प्रॉपर सीखो और उसके बाद में वापस क्वेश्चन सॉल्व करो इसकी, राइट। चलिए, अगर अगली बात करूं, सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म एक्स वाई इक्वल टू एन, है ना, एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एन के बराबर है। तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? तो यार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम एन को ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि एक्स और वाई अपने इंटीजर्स हैं, तो एन को हम चेक करते हैं कि कितने कितने डिफरेंट तरीके से इंटीजर्स में ब्रेक कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर को कितने डिफरेंट तरीके से इंटीजर्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसका तरीका क्या होगा? तो आप एन के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल लो ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में से आप क्या करिए ना, जैसे मान लो एन के टोटल नंबर ऑफ 15 डिवाइजर्स हैं ना, तो आप क्या करिए ना, या 15 नहीं लेते, मान लो 12 डिवाइजर्स हैं ना, तो आप क्या करिए ना, उन 12 डिवाइजर्स की एक लिस्ट बना लीजिए, है ना। उनमें से पहली वैल्यू जो है वो आप x को दे दीजिए, तो y के लिए ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू कोई असाइन हो जाएगी, है ना। दूसरी वैल्यू दे दीजिए, उसके लिए भी ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे 6 है, 6 के डिवाइजर्स है 1 2 3 और 6, है ना। तो मतलब अगर आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई इक्वल टू 6, है ना, तो अगर मान लो मैं x का वैल्यू 1 कर दूंगा तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 कर दूंगा तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर मैं 3 कर दूंगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 6 कर दूंगा तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती होगी, डेफिनेटली आती होगी। आप इसको नेगेटिव्स में भी कर सकते हो। अगर मान लो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की जगह नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन या सिर्फ इंटीग्रल सोल्यूशन बोले तो हम डबल कर देते हैं ना। जैसे इसके 4 डिवाइसेस पॉसिबल थे तो 4 सोल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर्स में, अगर बोले कि सिर्फ इंटीजर में सोल्यूशन बताओ तो 4 का डबल यानी 8 सोल्यूशंस पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है जो रिलेटेड है पाइथागोरियन ट्रिपल से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ ये मैनिपुलेशंस करते हैं, है ना। क्या करते हैं कि x की जगह यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वाई की जगह 2uv और z की जगह यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास 3 अननोन की जगह 2 अननोन हो जाएंगे ना। और क्या सोल्यूशन करने का तरीका होता है यार? ऑड इवन में खेल सकते हो, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो खेल सकते हो, डिविजिबिलिटी देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड किसका मल्टीपल है, राइट हैंड साइड किसका मल्टीपल है, ये चीज़ें देख सकते हो और आराम से बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन से डील किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे u और v को u को 5 और v को 2 रखेंगे तो x y z का एक पेयर ये अपने को मिल जाता है एज एन एग्जाम्पल। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे 3 4 5 5 12 13 6 8 10, ये सारे पेयर्स जो है ना, ये पेयर्स आपको दिमाग में रहने चाहिए एटलीस्ट, है ना। कम से कम स्टार्टिंग के 15-20 पेयर तो आपके दिमाग में रहने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको इक्वेशन देखते ही रेंडमली ट्राई करना होता है कि यार पहला सोल्यूशन मिल जाए तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना, तो पहला सोल्यूशन क्लिक करने के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, पेल्स इक्वेशन वगैरह देखा जाए तो पेल्स इक्वेशन वगैरह IUCAM के लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। यहीं तक का आपका जो टॉपिक्स थे वो IUCAM में यूज़ होते हैं अभी तक। तो आप प्रिपेयर करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए इन सारे टॉपिक्स की, बहुत सारी भर भर के प्रैक्टिस करिए एंड मचाते रहिए यार। थैंक यू गाइस, बाय बाय। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू, बाय।